नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 4 महीने के अंदर देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन 5 राज्यों में एक राज्य दक्षिण भारत का तमिलनाडु भी है। मित्रों, तमिलनाडु वह राज्य है जहां पर कि लगातार 1969 के बाद से केवल क्षेत्रीय दल ही वहां शासन करते रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई होती रही है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एम करुणानिधि द्वारा स्थापित और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध लोकप्रिय अभिनेता MG रामचंद्रन ने किया था। जिस पार्टी के में MG रामचंद्रन के बाद एक छोटा कार्यकाल उनकी पत्नी का था, उसके बाद जयराम जयललिता मुख्यमंत्री लंबे समय तक रही। उसके बाद से AIADMK थोड़ी सी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में AIADMK और DMK ही एक दूसरे की मुख्य प्रतिद्वंदी रही। लेकिन इस चुनाव में जो 2026 के अप्रैल मई में चुनाव होना है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर ही DMK लगातार एक प्रकार से कह सकते हैं आप हमलावर है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। प्रायः जितने भी आरोप प्रत्यारोप होते थे वो होते थे DMK और AIADMK के बीच। ऐसा पहली बार हो रहा है लगभग आप कह सकते हैं 50 वर्षों के तमिलनाडु के विगत अंतिम 50 वर्षों की राजनीति के चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के निशाने पर है, विशेषकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम MK स्टालिन। और कैसे? अब तो भारत के उपराष्ट्रपति, आपको पता है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसी वर्ष अगस्त में जब उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, उसी दिन जब चुने गए तो हर दल प्रायः क्षेत्रीय दल अपने राज्य का किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दिया करता है। लेकिन MK स्टालिन ने बयान क्या था? MK स्टालिन का बयान था कि CP राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने से तमिलनाडु पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तमिलनाडु को कोई फायदा नहीं होगा। यह बयान था MK स्टालिन का। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की राजनीति में और इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। और अभी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने DMK ने काशी तमिल संगमम के दौरान CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के द्वारा भारत माता की तस्वीर का नमन करने पर, नमन मतलब भारत माता की तस्वीर को नमन करने पर आलोचना किया है DMK ने। आपको पता है कि विगत दिनों उपराष्ट्रपति ने काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गौरव और तमिल पहचान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पर्याय हैं। और यह सच भी है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कि आपको दिखेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद में तमिलों के अंदर जो वो राष्ट्र गौरव का बोध है, जो स्वगौरव स्वाभिमान का भाव है, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मित्रों, जहां पर कि तमिलनाडु में कभी भी कोई भी मुगल शासक तमिलनाडु की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है तमिलों का स्वाभिमान। ठीक है, तमिलों का स्वाभिमान, तमिल संस्कृति के प्रति उनका, तमिल संस्कृति मतलब भारत की संस्कृति है, तो एक स्वाभिमान के कारण ही वहां आज भी देख लीजिए आप कि आजादी के बाद से लगातार कन्वर्जन के बाद भी, धर्मांतरण के बाद भी तमिलनाडु में ईसाइयों की आबादी 6% के आसपास और मुसलमानों की आबादी भी लगभग 6% के आसपास ही है। तमिलनाडु के अलावा जितने भी आसपास के राज्य हैं, आप सब में देखिए मुसलमान और ईसाइयों की आबादी तमिलनाडु से ज्यादा दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तमिल
संस्कृति के अंदर जो श्रेष्ठता का भाव है, उसी श्रेष्ठता के भाव ने तमिलनाडु में धर्मांतरण को रोक कर रखा है। तो इसलिए इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इसी बात पर जो उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम तो रोज पवित्र भारत माता के चरणों में शीश नवाते हैं और कहते हैं कि यह राष्ट्र समृद्ध हो, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ठीक है, जो संघ की प्रार्थना है उसकी भी चर्चा उन्होंने किया। तो उन्होंने कहा कि क्या हम जब भारत माता की आराधना करते हैं तो क्या हम तमिल विरोधी हो जाते हैं? यह सवाल सीपी राधाकृष्णन ने भी पूछा, क्योंकि इससे पहले भी भारत माता को नमन करने पर तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के कई लोगों ने सवाल उठाया था। और सवाल तो इसलिए उठाया जा रहा है, आपने देखा है कि लगातार इधर के दिनों में 2 वर्षों से लगातार सनातन पर, डेंगू मलेरिया सनातन को बताना, हिंदुत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में। और ये एक बड़ा सवाल है। ये इस बात का प्रकटीकरण है कि किस प्रकार से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए भारत माता की मूर्ति को नमन करने पर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं डीएमके के लोगों द्वारा, ठीक है। और इसके पीछे तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का एकमात्र मकसद है कि वो तमिल स्वाभिमान को भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान के समक्ष खड़ा करना चाहती है। इसीलिए पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि भारत माता का पूजा करना मतलब उत्तर भारत की संस्कृति को, ये थेथरई के अलावा कुछ नहीं है। वैसे उत्तर भारत की संस्कृति को तमिलनाडु पर थोपना वैसे ही है जैसे हिंदी भाषा को बीजेपी तमिल भाषा पर थोपना चाहती है। और इसीलिए काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी आयोजित करती है। तो अब इससे केवल काशी तमिल संगमम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिंदी को तमिल पर थोपना चाहती है। भारत माता की पूजा, भारत माता के चित्र को नमन करना तमिल संस्कृति के खिलाफ है। ये सब बातें बोलना कहीं ना कहीं डीएमके के अंदर घुसे हुए उस डर का प्रकटीकरण है, जिस डर के कारण ही तमिलनाडु में लगातार एक राजनीतिक शक्ति ऐसी रही जिसने आर्य तथाकथित आर्य और द्रविड़ संस्कृति को एक दूसरे का विरोधी बताने का प्रयास करती रही, एक दूसरे का विरोधी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बताने का प्रयास करती रही। तो जो भी नेशनल, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय प्रतीक भारत में, उस सबको तमिलनाडु में खतरा बताया जाता रहा। एक सोची समझी रणनीति का यह एक प्रकटीकरण है। और उसके पीछे कारण एक ही था कि जो मिशनरीज ताकते हैं वो तमिलनाडु को कन्वर्ट कराने में उतना सफल नहीं हुई जितने सफलता उनको केरल में मिला, जितनी सफलता कर्नाटक में मिला। टीपू सुल्तान केरल में जो काम करने में सक्षम हो सका, जो काम कर्नाटक में करने में सक्षम हो सका, किसी निजाम ने जो सफलता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्राप्त की, वैसा कोई सफलता तमिलनाडु में नहीं मिल पाई। यह बात 100% सच है। उसी के बाद से जब ऐसे तत्वों को वो सफलता नहीं मिली जो सफलता केरल में मिली, जो सफलता आंध्र और तेलंगाना में मिली, जो सफलता कर्नाटक में मिली, वो सफलता जब तमिलनाडु में नहीं मिला, तो एक नैरेटिव आजादी के बाद से ही इस प्रकार का गढ़ने का प्रयास किया गया कि हिंदुत्व, सनातन, ये सब जो है तमिल संस्कृति को खत्म करने के लिए शुरुआत की गई। तो ये सबसे, तो इसके पीछे कोई भी लड़ाई, ये थाई मन्नू या तिरुवल्लुर जैसे प्रतीक के समक्ष भारत माता को खड़ा करने का है ही नहीं।
ये थाईमन्नू और तिरुवल्लुर जैसे प्रतीक तमिलनाडु के पास है, इसीलिए तमिलनाडु का धर्मांतरण नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी ताकत है। आप गौर से देखेंगे अगर, ठीक है, तो धर्मांतरण कहां ज्यादा हुआ है, इस बात को अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा कि जहां जहां स्थानीय संस्कृति जितनी कमजोर रही, वहीं बाहरी संस्कृतियों को अपना पैठ जमाने का ज्यादा अवसर मिला। और अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति की बात कर रही है, जिस पहचान की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सीपी राधाकृष्णन के अंदर दोनों पहचान दिखाना चाहती है। एक सनातन का पहचान, हिंदुत्व का पहचान, साथ ही तमिल पहचान। एक ही व्यक्ति के अंदर, एक ही राष्ट्र के अंदर हर पहचान सुरक्षित है, यह भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उसी से चलनी है आगे आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति को तमिलनाडु में मजबूत करना चाहती है, उस राजनीति से सबसे ज्यादा अगर किसी को संकट है अगर, तो वो है डीएमके को। इसीलिए आप लगातार देख रहे होंगे, लगातार 2 वर्षों से भारत माता के समक्ष जो है, ठीक है, तमिल माता या तिरुवल्लुर जैसे, ठीक है, थाई, तो ये जो खड़ा करने का प्रयास है, यह प्रयास केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए है, केवल और केवल द्वेष फैलाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये एक और चीज है, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव का परिचायक है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। भारत जितने बाल गंगाधर तिलक जैसे चेहरे जो राष्ट्रीय एकता के लिए महाराष्ट्र से निकल कर आए, भूपेन हजारिका पूर्व से निकल कर आए, पश्चिम से बाल गंगाधर तिलक निकल कर आए, ठीक, उत्तर से कई महापुरुष निकल कर आए, वैसे ही दक्षिण भारत भी सुब्रमण्यम भारती की धरती है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति ये केवल और केवल चुनावी राजनीति के लिए डीएमके करने का प्रयास कर रही है। अब डीएमके को इसका कितना लाभ मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात आज याद रखने की आवश्यकता है कि तमिल साहित्य में भी आप अगर पढ़ेंगे, अगर तमिल साहित्य में भी भारत माता का वही स्थान है जो स्थान बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।